और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर भी आप सभी को दे दें, बजट से जुड़ी हुई। बजट के बाद बाजार में सुधार देखने को मिल रहा है। पहले तेजी थी, फिर गिरावट आई, अब फिर एक बार सुधार। बीएसई में 225 अंक का उछाल, निफ्टी में 7 पॉइंट का उछाल। देव, बाजार के लिए अच्छी खबर। बिल्कुल, लेकिन 450 पॉइंट्स गिरा है और उसके बाद 250 पॉइंट ऊपर गया है। तो जितना भी टैंक हुआ था, अब इसको वापस पेट्रोल डीजल 2 रुपए सस्ता हो गया एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी खबर, ये अच्छी खबर आम आदमी के लिए। बेशक एक्साइज ड्यूटी घटने की वजह से पेट्रोल और डीजल सस्ता। निफ्टी में 60 पॉइंट्स का उछाल आया है, 250 अंकों का उछाल आया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे सेंसेक्स कहते हैं। और एक्साइज ड्यूटी घटने की वजह से 2 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। ये निश्चित रूप से आम बजट के बाद आम आदमी के लिए अच्छी खबर सिरांदा। बिल्कुल, आम आदमी के लिए भी और जो लोग कारोबारी हैं उनके लिए भी। अभी हम बात ही कर रहे थे कि किस तरीके से जो बड़े कारोबारी हैं, 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है जिनका, उनका अब 25% टैक्स। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो भी 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ गए, तो उनके लिए भी अच्छा है। और जाहिर सी बात है, जो बड़े लेवल पे कंजम्पशन करते हैं पेट्रोल और डीजल का अपने प्रोडक्शन के लिए, उनके लिए भी फायदा होगा 2 रुपए घटने की वजह से। तो उनका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल, बड़े लेवल पर जब व्यापक स्तर पर चीजों का इस्तेमाल होता है तो 1 रुपए 2 रुपए भी काफी अहमियत रखते हैं। और ये आपकी स्क्रीन पर हम हाइलाइट्स दिखा रहे हैं, बजट की हाइलाइट्स आप देख रहे हैं। और अब हम चलेंगे चर्चा के लिए इस बजट के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दें एक बार फिर से। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी संपादकीय टिप्पणी करेंगे वो इस बजट पर। इसके अलावा अर्थशास्त्री मधुरेंद्र सिन्हा हमारे साथ हैं, मनीष कुमार सिंह हमारे साथ हैं, राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव रंजन जी अर्थशास्त्री हैं, आपका बहुत स्वागत सर ईटीवी नेटवर्क पर इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक टिप्पणी अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर, अपने कार्यकारी संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत आवश्यक है। अमिताभ जी, क्या हुआ है इस बजट में विशेष? जी, इस बजट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या लगा सर? देखिए, 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, बाकी बातें तो सरकारी राजकाज है। पॉलिटिकल सैलरीड क्लास को रिलीफ, कई मामले में ये पास ब्रेकिंग बजट। लेकिन और इसके साथ साथ ये देखिए, इन्होंने फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रखा, जो ट्रैजेक्टरी है उस पर ये कायम रहे। आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग। एकदम बिल्कुल, ये तो किसान फोकस और रूरल इंडिया फोकस बजट है। ये बहुत पास ब्रेकिंग है। क्या लगता है हमारे साथ बातचीत? बहुत अच्छा बजट है भाई, बिल्कुल एकदम। अब एक आदमी बोलो ना, आप वो बोल रहे हैं आप ही। सर हम पहले खड़े हैं, अब तो अब उन्होंने शुरू कर दिया तो वैसा ना करो ना। जी, बजट को लेकर क्या नहीं, बहुत शानदार बजट है, एकदम ऐतिहासिक बजट है, बहुत गहराई से बनाया गया बजट है और 10 में से 10 नंबर लेने वाला बजट है। और मैं समझता हूँ कि सब लोगों के लिए बहुत कुछ है। हेल्थ के लिए बहुत है, हेल्थ के लिए तो ऐतिहासिक है। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया सालाना जो है सरकार की तरफ से व्यवस्था होगी उनको इलाज करने के लिए, अपने हेल्थ की चिंता करने के लिए। ऐसे फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर और ऐसे डॉक्टर, मुझे लगता है इससे बड़ा तो ऐतिहासिक कुछ नहीं हो सकता। सारे दुनिया का ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक रिफॉर्म है। तो लगातार रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। आउटस्टैंडिंग बजट है, ऐतिहासिक बजट है। अमिताभ जी, देखिए, मैं कह रहा था सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चुनाव में भाजपा का नया एजेंडा बनेगा। अब पुराने एजेंडे बैक सीट पर चले गए, नए एजेंडे आ गए। अब अटल पेंशन योजना 19 के चुनाव में की फैक्टर नहीं होगी, स्वच्छता अभियान की फैक्टर नहीं होगा। अब नया नारा, हर किसी को स्वास्थ्य बीमा। ये बेसिकली आइडिया ओबामा के कार्यकाल में लागू हुई अमेरिका में जो स्कीम थी, जिसको ओबामा केयर नाम दिया गया था, ये वहां से आया है। वहां से ये आइडिया आया है। जैसे हम लोग कई बार हॉलीवुड की फिल्मों से प्रेरित होकर फिल्म बनाते हैं, अच्छा आइडिया कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल, 2019 के चुनाव तक ये 50 करोड़ लोगों के जीवन को स्पर्श करने वाली योजना
है। इससे ग्रामीण भारत, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। किरण रिजिजू अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। काफी बदलाव आने वाला। अमिताभ जी, वो थोड़ा जैसा हम लोग जब बनाएंगे उनको, कांग्रेस हमेशा ठीक नहीं है बोलेंगे अपोजिशन पार्टी, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन हमारे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड बजट। मालिनी का कहना है कि गरीब जनता का ये बजट है। लगातार जो है शानदार बजट है और मैं चाहता हूँ कि भारत दुनिया के आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली देशों की कतार में तो इस समय खड़ा है ही, लेकिन जो दुनिया की जो टॉप 3 जो इकोनॉमिक पावर्स हैं उनमें आकर भारत खड़ा हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास। मैंने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा और इस बजट में उसकी घोषणा भी की गई है। चाहे पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी हो, गरीब हो, सबके लिए इस बजट में कुछ न कुछ प्राविधान किया गया है। राजा जी, मिडिल क्लास के लोगों को थोड़ी मायूसी हुई क्योंकि सांसदों की तनख्वाह तो बढ़ गई लेकिन उनको तो ज्यादा रिलीफ नहीं, कोई सांसदों की तनख्वाह कहाँ बढ़ी है। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी के मायूस होने की कोई गुंजाइश नहीं है। राजनाथ सिंह, दुनिया का तीसरा जो है सबसे बड़ा इकोनॉमी भारत बनेगा, ये कहते हुए नजर आए। हालांकि राहुल गांधी से भी प्रतिक्रिया मांगी गई, उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है बजट पर। बिल्कुल, ये थोड़ा दिलचस्प है। अमिताभ जी क्षमा चाहेंगे, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है, मुझे लगता है अभी आएंगी भी, लेकिन एक बार राहुल गांधी जिस तरह से रिएक्ट किया उन्होंने बजट पर रिएक्शन मांगते वक्त, वो आप देखिए। हैरान करने वाली तस्वीर एक तरह से कही जा सकती है। बजट आया लेकिन राहुल गांधी की प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसा हो सकता है, और ऐसा क्यों हुआ होगा ये भी अमिताभ जी से समझ लेते हैं। अमिताभ जी, राहुल ने कुछ कहा नहीं कि इत्मीनान से प्रतिक्रिया दूं, मामला टेक्निकल है, जरा समझ लूं जी फिर बोलूं। राजनीतिक मसलों पर तो प्रतिक्रिया आसान होती है, ये थोड़ा टेक्निकल है। मैं जो बात कह रहा था उसमें 2-3 बिंदु और हैं बस जी। दूसरा महत्वपूर्ण मसला जो 19 के चुनाव का बिंदु बनेगा, भाजपा का नया एजेंडा बनेगा, हर किसान को फसल का लागत का 1.5 गुना मूल्य। जी, अर्थशास्त्री लोग बैठे हैं, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह कि लागत तय करने का मैकेनिज्म क्या होगा, सारा खेल इसी में हो जाता है। जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था, उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण मैंने दिया था सुबह, 800 से 900 रुपए पर कुंटल आलू की टोटल लागत आ रही है मंडी तक पहुंचाने की, और 465 रुपए उसका रेट है खरीद का सरकारी। ये कौन तय करेगा, कैसे तय होगा, एक मसला जी। और दूसरा, इसी का एक दूसरा पक्ष आता है, इसमें संतुलन साधना होगा सरकार को, क्योंकि जब आप लागत मूल्य का 1.5 गुना पेमेंट किसान को करेंगे तो महंगाई भी साथ आएगी। एक वर्ग सधेगा, दूसरा नाराज होगा। वो मुझे लग रहा है ये इलेक्शन का एक बड़ा एजेंडा बनेगा। और एक चीज मुझे लगती है जो भारत ने बहुत ढंग से सोची नहीं, कभी निर्णायक तौर पर कभी नहीं सोची गई। जब शरद पवार एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो उन्होंने मुझे एक बार बताया, कहा ज्योति जी 1 लाख करोड़ रुपए का ये फल और सब्जी हमारे यहां सड़ जाता है साल में, क्योंकि हम एक शीत गृह की चेन, सड़कों का जाल और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दे ही नहीं पाए। किसान ने पैदा भी कर दिया लेकिन वो किसी लायक नहीं रहा। बिल्कुल, टमाटर, प्याज, आलू, पूरे हिंदुस्तान से हम विजुअल देखते हैं इनकी फसलों पर कि जानवरों को खिलाने के लिए टमाटर प्याज से आगे नहीं बढ़ पाए। अब राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी, अमिताभ जी ने जो ये तमाम बातें कही, बहुत अच्छी बात है, किसानों के लिए इतनी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन वो किस तरीके से लागू होंगी ये अभी भी उस पर संशय बरकरार है। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? देखिए, इसको आप चुनाव घोषणा पत्र की तरह से देख लीजिए फिर, क्योंकि अगले चुनाव से पहले ये सारी योजनाएं जमीन पे उतरेंगी नहीं, इसलिए उनकी समीक्षा वैसी नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के ये एक लुभावने वादों की शक्ल में अगले चुनाव में काम आएंगी। अब जहां तक रही बात
MSP बढ़ाने की, जैसा कि अमिताभ जी ने बहुत साफ साफ कहा कि भाई लागत तय करना और वो अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है और लागत कितनी होगी इस पर काफी विवाद भी होंगे। एक पक्ष कहेगा कि भाई लागत इतनी ही है, दूसरा पक्ष कहेगा नहीं लागत इतनी ज्यादा है। दूसरे अगर जो 10 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देने की बात कही गई है और उसके बाद आगे इसके जो शुरुआती अनुभव रहेंगे उसके आधार पे इसे यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के रूप में भी लाने का एक संकेत इस बजट में दिया गया है। सुनने में और एक तरीके से कहा जाए कि कल्पना के तौर पर, संकल्पना के तौर पे बहुत अच्छी योजना है, लेकिन सबसे मुख्य दिक्कत इसमें जो आएगी, इसके अमल में आएगी, ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन सकता है। और दूसरे, अगर इसे निजी क्षेत्र में विस्तार दिया जाता है तो यानी अगर इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो मरीज है वो निजी अस्पतालों में भर्ती हो सकता है, तो सारे लोग सरकारी अस्पतालों के बदले निजी अस्पतालों में ही जाएंगे। किस अस्पताल में जाएंगे? मेडिकल इंश्योरेंस का नाम सुनते ही निजी अस्पताल जो हैं उनके बिल की लिस्ट पहले ही 4 गुनी हो जाती है। ये सारी चीजें कैसे नियंत्रण में रखी जाएंगी? एक सवाल मेरे पास है आपसे। एक अर्थशास्त्री मुझसे कह रहे थे अभी कुछ समय पहले, उन्होंने कहा कि एक अनुमान है कि अगर ये इतने बड़े फलक पर ये योजना उतरती है जमीन पर तो 2.5 लाख करोड़ साल में एक क्लेम का वॉल्यूम बनेगा लगभग जाके। ये बहुत बड़ा अमाउंट है भारत जैसे मुल्क के लिए। जी हाँ, शायद इसीलिए शायद शुरुआती कल्पना रही होगी कि हम एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की तरफ बढ़ें और उसका जिक्र इस बजट में अरुण जेटली ने किया भी, और बजट से पहले के जो अनुमान थे उनमें कहीं छिटपुट ये चर्चाओं में आ भी रहा था। शायद इसीलिए वहां तक जाने का साहस नहीं जुटा सके कि इसीलिए इसको 10 करोड़ लोगों तक सीमित रखा गया है कि पहले एक बार देख लें क्लेम रेशियो कितना आता है, सेटलमेंट किस हद तक होता है, और दूसरे ये कि आप किन अस्पतालों को इसके नेटवर्क में जोड़ेंगे। जैसा कहा गया कि चिन्हित अस्पताल होंगे तो उनको चिन्हित करने का पैमाना क्या होगा, वो प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होगी, कहीं उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश न बने, और साथ में रेगुलेशन कि जो अस्पताल चिन्हित किए गए वो कहीं 1 का 4 बना करके इलाज न करें। वो तो करेंगे भैया राजीव जी, वो तो हम लोग देखते ही, वो हम ही भर्ती हुए थे एक बार, तो सबसे पहले अस्पताल ने पूछा मेडिक क्लेम है क्या? मैंने कहा भाई अंदर तो भर्ती करो पहले, क्लेम भी दिखाएंगे। तो वो हम जानते हैं। मधुरेंद्र जी, एक बात मेरे दिमाग में आई, अभी मैं अपने उर्दू चैनल पर बात कर रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में वो चीज स्ट्राइक की। हमने पिछले 2 बजट में भारत की सिंचाई, सूखा और बाढ़, ये जो 3 बड़ी समस्याएं हैं जवाहरलाल जी के समय से आज तक परसिस्ट कर रही हैं। आधा हिंदुस्तान सूखे में तबाह हो जाता और आधा बाढ़ में तबाह हो जाता। लाखों लाख करोड़ रुपए का नुकसान हर साल हो जाता है। हमने सुना था कि नदी जोड़ो योजना चलेगी, केन और बेतवा। पहले की सरकार भी, हम भी 50% से ज्यादा लागत से, लेकिन पहले खरीदारी नहीं होती थी। हम लोगों के आने के बाद हमने खरीदारी तेज की, लेकिन सभी जिन्सों के लागत मूल्य 50-150% नहीं था। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज घोषणा हुई कि आगामी रबी फसल से जितने भी जिन्स हैं, जो 22-23 जिन्स हैं, तो सबका समर्थन मूल्य हम लागत से 50% ज्यादा करेंगे और सबकी खरीद भी सुनिश्चित करेंगे। या तो राज्य उसको खरीदे या कोई तरीका निकाले जो अंतर उसको मिल जाए, इस पर हम बातचीत करके और रबी फसल से इस काम को शुरू करेंगे। दूसरा विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी तक जो दूध उत्पादक किसान थे, जो मछली उत्पादक किसान थे, उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, तो क्रेडिट कार्ड उनको भी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की है। इसी प्रकार से देखेंगे आप कि आलू, प्याज और टमाटर, इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की गई है कि किसान को भी उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को भी सही कीमत पर मिल सके। इसी तरह से आप आगे देखेंगे कि बड़ी तेजी से जो लघु सीमांत किसान है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, बड़ी संख्या में देश में बनी है, तो उनको अब इनकम टैक्स से छूट मिल गई। तो ये सारे जो घोषणाएं हैं, ये निश्चित रूप से देश के किसानों के लिए वरदान होगा। और जो अभी तक सिर्फ उत्पादन आधारित योजनाएं चलती थी, अब आमदनी आधारित जो बड़ी पैमाने पर योजनाओं में निवेश इस बजट के अंदर किया गया है। और जो बजटीय प्रावधान है
वो भी आप देखेंगे, यदि मैं 5 साल का बताऊं तो 5 साल अब 2009 से 2014 तक देखेंगे तो जो कृषि मंत्रालय का जो बजटीय प्रावधान था वो 1,21,000 करोड़ का था, जो जोड़िएगा पूरा सारे आंकड़े हैं। और मोदी सरकार का 5वां बजट है, तो 5 वर्ष 14 से लेकर 19 तक आप देखेंगे तो 2,11,000 करोड़ का हमारा बजट हुआ। लेकिन ये बजट के अलावे भी बजटीय प्रावधान आप देखेंगे तो इसके पहले आपको सूक्ष्म सिंचाई कोष के लिए अलग से 5,000 करोड़ का बना था। और इस बार भी ये जो ग्रामीण हाट है जहां किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके, तो एक तो 585 बड़ी मंडियों को हम ही नाम से जोड़ रहे हैं, लेकिन जो 20,000 22,000 जो ग्रामीण हाट हैं उसके लिए भी ग्रामीण खुदरा कृषि बाजार फंड 2,000 करोड़ का किया गया है। तो कुल मिलाजुलाकर इस बार का जो बजट है आजादी के बाद किसानों के लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होने वाला है, और इतना भारी निवेश आज तक कृषि में नहीं किया गया था। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी मधुरन, तो अभी तक का, आजादी के बाद अभी तक का सबसे वरदान देने वाला बजट बताया है इसे कृषि मंत्री ने। मधुरेंद्र सिन्हा जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस जो तमाम बातें कृषि मंत्री ने एक बार फिर से दोहराई हैं, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे उस पर? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ स्टैटिस्टिक्स होता है और दुनिया का सबसे बड़ा सच भी वही है। तो आप आंकड़ों को इधर से इधर घुमा दें, इधर से उधर घुमा दें, इतने लाख करोड़, इतने लाख करोड़, लेकिन जब जमीनी तौर पर हम देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ दिखता नहीं है। किसानों के लिए पिछले 3 साल या 5 साल में क्या हुआ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें। कांग्रेस स्वामीनाथन कमेटी लेकर आई थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी आई, कुछ भी नहीं किया गया इसको लेकर। लेकिन क्या किसानों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाएगी ये सरकार कि जो बातें उस कमेटी में सिफारिशें की गई थी वो हम लेकर आए हैं आपके लिए, और ये सबसे बड़ा बजट आपके लिए है अब तक का? ये विश्वास दिलाना तो बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि आंकड़े हैं ये सारे, तो कुछ आंकड़े हैं। इसको इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अमिताभ जी ने भी कहा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? समस्या तो ये होगी ना, इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं और इसके लिए बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए जो इसको सारा कुछ इम्प्लीमेंट करे। जितना कुछ वित्त मंत्री कहा गया, जैसे एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि 11 लाख करोड़ रुपए कृषि कर्ज के लिए रखा गया है। इसे बांटेंगे कैसे? कृषि कर्ज बटेगा कैसे? क्या आधार होगा? उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा? नाबार्ड से बांटेंगे, बैंक बांटेंगे? सरकारी बैंक अब कर्ज देना नहीं चाहते किसी को, उनके पास इतना बड़ा एनपीए हो गया है कि वो कर्ज के नाम से ही घबराते हैं। तो ये कैसे होगा? ये सारा कुछ जो कुछ ये बताया जा रहा है तो सुनने में बड़ा लोकलुभावना अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन मनीष कुमार जी लेवल पर कैसे होगा? राजेंद्र जी, एक बात मेरे दिमाग में आती है जी। जब भी सरकारें ये कहती हैं कि हमने एलोकेशन बढ़ाया, तो उनको ये भी बताना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूं, जवाहरलाल जी के समय में जब भारत का पहला बजट आया तो वो कुल जितना बजट था उतना तो आज की तारीख में एक बजट है जो गांव, गरीब, मजदूर और किसान के कल्याण के बारे में सोच रहा है। ये पहला बजट है कि 10 करोड़ परिवार ने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के कवर में लाया गया है। ये पहला बजट है कि मुद्रा योजना हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, उसको बढ़ावा दिया गया है। ये पहला बजट है कि 11 लाख करोड़ पहली बार प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए रखे गए हैं। ये पहला बजट है कि जिसके इरिगेशन के लिए उसको प्रायोरिटी मिली है। मुझे लगता है कि ओवरऑल हमारा देश 2 बातों में बटा हुआ है, एक भारत है और एक इंडिया है। इंडिया जो है वो शहरी है, जो इंडस्ट्री है बड़ी बड़ी है वो भारत है, इंडिया है, और जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान वो भारत में रहते हैं। ये भारत का बजट है, गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के साथ न्याय करने वाला बजट है। गरीब है, बेरोजगार है, उनके साथ न्याय करने वाला बजट है। हेल्थ सर्विसेज से लेकर एग्रीकल्चर तक, और एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, पैकेजिंग, उसके लिए प्रोसेसिंग, और उसके साथ साथ जो एक्सपेंडिचर होगा उसके 1.5 गुना प्राइस की गारंटी। तो नितिन गडकरी भी काफी उत्साहित बजट को लेकर। मनीष जी से सवाल राजेंद्र कर रहे थे, हम ब्रेक के बाद आएंगे तो मनीष जी से सवाल जरूर लेंगे। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।